नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इससे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने वन शॉट में पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स PDF प्रोवाइड करने का भी वादा किया है। तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, PDF प्राप्त करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इन सब चैप्टर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए, आज का चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण। बात करते हैं भाई अम्ल, क्षारक एवं लवण को समझने से पहले आप समझें कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, क्योंकि अम्ल, क्षारक एवं लवण भी एक प्रकार से वैद्युत अपघट्य होती हैं। तो वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स पता है किस पदार्थ को कहते हैं? उन पदार्थों को कहते हैं जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक क्यों होता है भाई इन पदार्थों का, वैद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन? क्योंकि जो आयन होते हैं उन पर आवेश पाया जाता है, वह आवेशित होते हैं तथा आवेशित आयन जो हैं वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात जिनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, NaCl जो है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या है, एक लवण है और ये जो है वो आयनों में टूट गया। तो इसका जब हम जल में मिलाते हैं या जल में घोलते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में टूटा। तथा HCl इसी प्रकार से, जो कि एक एसिड है, तो ये क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में टूट गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य वही क्या है, जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। विद्युत अपघटन क्या है, इसको समझें। तो देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, यानी कोई वैद्युत अपघट्य उसे हम जल में घोल देते हैं तो जो विलयन बनता है उसको जलीय विलयन बोलते हैं। तो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप HCl है, यहाँ पर देखिए HCl को विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको छोटे छोटे अणुओं यानी हाइड्रोजन गैस और Cl2 में तोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्रक्रिया क्या है, विद्युत अपघटन। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या जिसको आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको समझें क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है आगे का चैप्टर समझने के लिए। तो ये सिद्धांत दिया था आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वह आवेशित कणों में टूट जाता है। पहली लाइन इन्होंने ये बोली। इस क्रिया को विद्युत वियोजन या विद्युत आयन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl को जब विद्युत धारा के द्वारा जल में घोला गया तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में टूट गया, ठीक है। और आवेशित कण जो हैं आवेशित कणों में टूटता है और ये आवेशित कण क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। ऋणायन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो जैसे Cl, तथा धनायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्य का विलयन जो है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है भाई? क्योंकि धनायनों पर जो कुल आवेश होता है वो इतना ही नेगेटिव आयन जो होते हैं या फिर आपका ऋणायन होते हैं उस पर कुल आवेश होता है। आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो आयनन जो होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, अर्थात ये जो है वो प्रक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। आयनन की मात्रा क्या होती है? तो भाई आयनन की मात्रा जो होती है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि आयनन की मात्रा यानी किसी पदार्थ के आयनों में टूटने की मात्रा, कितने आयन्स में वह टूट रहा है, वो निकलती है वियोजित अणु अपॉन कुल अणु। यानी कोई वैद्युत अपघट्य है उसके कितने अणु जो हैं वो वियोजित हो गए तथा कितने अणु टोटल थे, इसको अपॉन में लेकर ये निकालते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के गुण आयनों पर निर्भर करते हैं, यानी किसी विद्युत अपघट्य के गुण क्या आयनों पर निर्भर करते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे देखिए, क्योंकि विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता है वो आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश की मात्रा पर ही निर्भर करती है। वो कैसे, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। NaCl, जैसे कि NaCl जो है वो Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयन्स में टूटा, तो यानी कुल कितने आयन है, 2 आयन है। और MgCl2 जो है वो Mg डबल पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव यानी 2 Cl नेगेटिव में टूटा, यानी कि 3 आयन यहाँ पर हैं।
तथा आपका AlCl3 जो है वो टूटेगा आपका 4 आयनों में। तो इस प्रकार से AlCl3 की चालकता सबसे अधिक होगी AlCl3 की विलयन की, तथा उससे कम MgCl2 और सबसे कम NaCl की। वो क्यों? क्योंकि इसमें 4 आयन है। 4 आयन जो है वो अधिक आवेश को एक प्रकार संचालित करने का कार्य करेंगे, अधिक धारा को प्रभावित करेंगे, तथा आवेश की मात्रा जिस पर अधिक होगी, यहाँ पर देखिए Al पर क्या है, 3 पॉजिटिव आवेश है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इसकी चालकता अधिक होगी। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही आयनन की मात्रा या आयनों में टूटने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सबसे पहला आपका वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य कैसा है, किस प्रबल वैद्युत अपघट्य है या फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इस पर आयनन की मात्रा निर्भर करती है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है ना, उसके आयनन की मात्रा अधिक होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य अर्थात जिसके अधिक से अधिक अणु घुल जाते हों वो प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाएगा, तथा जिसके कम अणु घुल पाते हों वो कहलाएगा आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मात्रा और वो वेग, यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य देरी से घुलता है तथा कम मात्रा में घुलता है, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य जल्दी से यानी तेज घुलता है जल में, और जो है वो आपका आयनन की मात्रा उसकी अधिक रहती है। विलायक की प्रकृति, यानी कि विलायक किस चीज़ में हम घोल रहे हैं वैद्युत अपघट्य को, इस पर भी आयनन की मात्रा निर्भर करती है। तो ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल में किसी वैद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो आयनन की मात्रा अधिक होती है तथा वेग दूसरे विलायक की तुलना में अधिक होता है, मात्रा और वेग। वो क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य भी ध्रुवीय होते हैं और जल भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है। जैसे कि ध्रुवीय अणुओं के बारे में या ध्रुवीय पदार्थों के बारे में हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, ये और समझें। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जिनके आयनन की मात्रा व वेग अधिक हो, तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिनके आयनन की मात्रा व वेग क्या हो, कम हो। जैसे कि प्रबल अम्ल में देखें, आप याद रखेंगे, उदाहरण पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में HCl, H2SO4, HNO3, HCl, H2SO4 और HNO3। प्रबल क्षार की बात करें तो KOH और NaOH। जबकि सभी लवण जो हैं वो क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे कि NaCl आप उदाहरण देख सकते हैं। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH, और दुर्बल क्षार की बात करें तो NH4OH। ठीक है। विलयन की सांद्रता, तो देखिए विलयन की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है। आयनन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता के। वो क्यों? क्योंकि ये दोस्त नहीं होते, ऐसा मान लें आप। तो कि आयनन की मात्रा जो है ना, अगर सांद्रता विलायक की या विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो आयनन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। सांद्रता का मतलब है कि कितने मोल जो हैं उसमें, यानी कि कितना गाढ़ा है, कह सकते हैं कि विलयन। ठीक है। आयनन की मात्रा समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ताप के, यानी टेम्परेचर अधिक होता है तो आयनन भी क्या होगा, अधिक होगा। समायन की उपस्थिति, समायन की उपस्थिति का क्या मतलब है? तो देखिए जब सम आयन वाले प्रबल वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व वेग घट जाता है। वो कैसे? यदि एक ही विलयन में NH4OH और NH4Cl को मिलाया जाए तो NH4Cl की वजह से NH4OH जो है, यानी जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है या दुर्बल क्षार भी है ये, तो इसकी जो आयनन की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं या फिर आपकी ठीक ठाक पावर है, लेकिन यदि आपसे कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाता है कहीं पर कोई मीटिंग में, तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी पावर थोड़ी घट जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH की आयनन की मात्रा व वेग क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। अम्ल तथा क्षारक, अब अम्ल तथा क्षारक को समझ लें भाई ये क्या होते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले आर्हीनियस साहब कहते हैं कि अम्ल जो हैं वो वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। वो कैसे? तो देखिए HCl को जब जल में घोला जाता है तो ये H पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयन्स में टूट जाता है। HNO3 को घोला जाता है तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से CH3COOH को जब जल में घोला जाता है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव आयन्स जो है तीनों में कॉमन हम देखने को मिलता है। अर्थात तो H पॉजिटिव आयन्स के बेस पर इन्होंने बताया कि आर्हीनियस ने कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो जल में घुलते हैं, जल में घुलकर हाइड्रो H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। क्षारक क्या होते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्षारक अर्थात वेस्ट जो है वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। जैसे कि NaOH, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में टूटा,
KOH यानी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूटा, तथा NH4OH जो है वो NH4 पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाए, क्षार। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक आए ब्रॉन्स्टेड व लॉरी, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने थोड़ा बस बात को घुमा के बोल दिया, लेकिन बात वही बोली। तो जो प्रोटॉन दाता होता है, जो पदार्थ प्रोटॉन दाता होता है, H पॉजिटिव देता है, तो वो कहलाता है अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्राही होता है यानी H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करता है, वो कहलाता है क्षारक। जैसे कि HCl प्लस H2O की अगर हम क्रिया कराते हैं तो H3O प्लस Cl नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर HCl क्या है, वो एसिड है, क्योंकि ये H क्या है, दे रहा है, और Cl और ये H2O जो है वो H पॉजिटिव आयंस को ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से ये कहलाया अवेश। यहाँ पर जल जो है वो बेस का कार्य करता है तथा HCl जो है एसिड है। जबकि NH3 में देखें, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो NH3 प्लस H2O में NH4 पॉजिटिव हो जाता है तथा OH नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से NH3 क्या कर रहा है, NH3 यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो ग्रहण कर रहा है, H पॉजिटिव ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या NH पॉजिटिव क्षारक कहला रहा है तथा यहाँ पर जल जो है वो अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है। लुईस के अनुसार, अब लुईस थे एक वैज्ञानिक, उनके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, वो लुईस एसिड की तरह कार्य करता है या लुईस एसिड कहलाता है, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो लुईस क्षारक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो NH3 में देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ग्रहण करता है या VF3, तो यहाँ पर NH3 जो है वो लुईस बेस की तरह तथा BF3 लुईस एसिड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता, तो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता की बात करें, इसका मतलब है कि आयनन की मात्रा व वेग अधिक हो वो कहलाएगा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक, और आयनन की मात्रा व वेग यदि क्या हो, कम हो, तो वो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक कहलाएगा। प्रबल अम्ल का उदाहरण जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन अभी देख लेते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि HCl H2SO4 HNO3। प्रबल क्षारक की बात करें तो NaOH KOH, और दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ज़रूर ध्यान रखेंगे ये वाला। इसके अलावा आप HCN हाइड्रोजन साइनाइड तथा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को भी ध्यान रख सकते हैं। दुर्बल क्षारक की बात करें तो दुर्बल क्षारक में CH3COOH और दुर्बल क्षारक में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, कुछ मैं आपको अम्ल जो हैं उनके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लें। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ। जैसे कि आपका सिरका है, ठीक है, सिरका, तो भाई सिरका प्राकृतिक स्रोत कौन से एसिड का है, तो सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में क्या पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में, तो संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक। इसके अलावा इमली में, इमली का ध्यान रखेंगे, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध जो होता है या दही, खट्टा दूध, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसको ध्यान रख लें। अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो ये पीएच मान या पीएच वैल्यू के बारे में बताया सोरेनसन ने क्या बताया, तो इनके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। यानी कि पीएच क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग, और जो ब्रैकेट में जब H पॉजिटिव को या किसी चीज़ को बंद करते हैं तो वो कहलाती है सांद्रता। तो पीएच बराबर क्या है, ऋणात्मक लघुगणक, H पॉजिटिव आयनों का जो सांद्रण है उसके ऋणात्मक लघुगणक है, या इसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेंगे इस फॉर्मूले को। अभी इसके बेस पर हम एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले पीएच वैल्यू को और समझते हैं डिटेल में थोड़ा। तो देखिए सोरेनसन ने 1 से लेकर 14 तक जो है वो वैल्यू मानी, और इन्होंने 7, जिस किसी पदार्थ का अगर 7 जो है वो पीएच है तो वह उदासीन माना, तथा 7 से जिसका कम है वो अम्ल कहलाते हैं। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल कहलाते हैं, तथा
इस प्रकार से जो है ये इधर की ओर, यानी कि जितना कम होता रहेगा अम्लीय शक्ति उस पदार्थ की उतनी बढ़ती रहेगी। जिसका जितना पीएच कम होगा वो इतना अधिक अम्लीय होगा। इसी प्रकार से 7 से जिसका अधिक है वो क्षारकीय कहलाए या क्षारक कहलाए, और जिसका जितना अधिक पीएच होगा जिस पदार्थ का वो उतना ही क्या कहलाएगा, क्षारकीय या क्षार होगा, वो उतना अधिक शक्तिशाली या प्रबल क्षार होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आप देख लें। तो देखिए H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता वो बराबर होती है 10 की घात माइनस पी एच के, और OH इसी प्रकार से OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता वो 10 की घात माइनस POH के क्या होती है, बराबर। H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता तथा OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता बराबर KW। ये KW का मान जो होता है वो होता है आपका 1 × 10⁻⁻14। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस पर। पीएच प्लस POH जो है ये बराबर किसके होता है, 14 के। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? सबसे पहले दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की बात करें तो पाचन में देखते हैं। तो पाचन में क्या महत्व है? पाचन में भी हमारे आमाशय की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जहाँ से जठर रस का स्रावण होता है, और उसमें पाया जाता है HCl जिसका पीएच मान लगभग 1.2 के आसपास होता है, जिससे भोजन अम्लीय होकर क्या होता है, गलने लगता है और रोगाणु नष्ट होते हैं। अर्थात पीएच वैल्यू अगर ना हो तो क्या होगा, अगर पीएच की आप महत्व देख पा रहे हैं पीएच की, वैसे ही हमारे जो पाचन है वो हो पाता है भोजन का। इसी प्रकार से दंत में पीएच का क्या महत्व है? तो दांतों में फंसा भोजन है वो जीवाणुओं के द्वारा सड़ने लगता है तथा अम्लीय हो जाता है, और इस प्रकार से एनिमल नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में पीएच का क्या महत्व है? तो अर्थात पीएच की वजह से ही बहुत सारे कार्य हो पाते हैं, एक अनुकूलतम पीएच मान की वजह से। तो 7.7 से 7.8 पीएच जो है वो सबसे अच्छा कार्य करता है हमारा बॉडी। अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, लगभग उदासीन होनी चाहिए मिट्टी, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। अब देखिए एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक आध नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। किसी विलेन का पीएच मान 3 है तो H पॉजिटिव आयंस का सांद्रण ज्ञात करें। पीएच बराबर 3 दे रखा है और H पॉजिटिव आयंस का सांद्रण ज्ञात करना है। जैसे कि हम जानते हैं H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता बराबर होती है 10 की घात माइनस pH के। ठीक है, इसलिए H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता 10 की घात माइनस 3 मोल पर लीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक विलेन में H पॉजिटिव आयंस 10 की घात माइनस 9, तो इसका पीएच व प्रकृति ज्ञात करें। यानी H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता कितनी है, 10 की घात माइनस 9, पीएच मान ज्ञात करना है। तो H पॉजिटिव आयंस, चूँकि H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता 10 की घात माइनस pH, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तथा H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता हमें दे रखी है 10 की घात माइनस 9, बराबर होगी ये 10 की घात माइनस pH के। जब इसकी तुलना करूँ मैं तो तुलना करने पर pH इसका कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और pH 7 से अधिक है तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, सूचकों के बारे में पढ़ लें। या इंडिकेटर, तो नाम से इनके स्पष्ट है, अर्थात ये कोई सूचना देते हैं। तो ये सूचना क्या देती हैं, तो ये किसी विलेन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति को दर्शाती है। यानी किसी विलेन को जब सूचक पर डाला जाता है तो इनका रंग में या फिर इनमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है। उसी प्रकार पर ये हमें एक सूचना देते हैं, सूचित करते हैं कि उस विलेन में अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे कि आपका लिटमस हो गया जो कि लाइकिन से प्राप्त होता है। तो लिटमस जो है वो एसिड के प्रभाव में क्या हो जाता है, लाल कलर का, तथा क्षारक के प्रभाव में नीले कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी जो है वो एसिड के प्रभाव में पीली, और ये जो है क्षार लाल हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हल्दी पे, क्योंकि इसका कलर वैसे ही पीले ही होता है ना। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, तो ये फिनोल्फथालीन जो लैब में बनाए जाते हैं, और मेथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन की वजह से जो एसिड के प्रभाव में इसका रंग गुलाबी हो जाता है, तथा क्षार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंधीय सूचक अर्थात जो सूचक जो है वो अम्ल एवं क्षारक के प्रभाव में तीक्ष्ण गंध या फिर कोई गंध नहीं देते, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि प्याज का रस, एक उदाहरण देख सकते हैं आप। प्याज का रस जो है वो अम्ल के प्रभाव में तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि क्षार जो है वो कोई गंध नहीं देता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले देखते हैं धातु के साथ क्रिया। तो देखिए एसिड जब मेटल के साथ या फिर धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तब लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि NaOH जब जिंक के साथ क्रिया करी तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है,
धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तो देखिए Na2CO3 + 2HCl, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तो लवण बना, हाइड्रोजन यानी जल बना और CO2 गैस बनी। ठीक है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर बनाते हैं लवण, CO2 और जल। ठीक है, NaSO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जब रिएक्शन हुई या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन हुई तो NaCl लवण बना। ठीक है, जल बना और CO2 बनी। ठीक, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो अम्ल एवं क्षारक जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं तथा ये लवण बनाते हैं जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो NaOH की जब क्रिया HCl के साथ कराते हैं ना तो NaCl + H2O बनता है, यानी कि लवण और जल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी इस चैप्टर का देखिए कुछ पार्ट बाकी है ना, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें।